प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सभी का विवेकानंद स्कूल नीमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कई दिनों तक अपनी कक्षाएं नहीं हो पाई, थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब था, इसलिए आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, परेशानी हुई होगी, उसके लिए क्षमा। आज फिर से अपन ऑनलाइन क्लासेज को शुरू करते हुए आपका लेसन सेकंड चल रहा था और सेकंड लेसन में आपका पॉइंट था लघु बीजाणुधानी। पॉइंट चल रहा था लघु बीजाणुधानी। प्रिय छात्रों, आपको बताया था मैंने आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मक उद्भिद के रूप में पुंकेसर पाया जाता है, रिश्तामन पाया जाता है। और पुंकेसर में आपको मैंने बताया था कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। यदि डायमेट्रिकली अपन देखें तो ये 3 भाग इस प्रकार से होते हैं। सबसे लंबा डंठल नुमा जो भाग होता है वो पुतंतु कहलाता है। इसके अलावा ऊपर की सब जो गोलाकार संरचना होती हैं वो कहलाते हैं परागकोश। और दोनों परागकोश की पालियों को आपस में जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो कहलाता है योजी। इस प्रकार से पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भागों में एक होता है पुतंतु, एक होता है योजी और एक होता है परागकोश। इस प्रकार से पॉइंट चल रहा था अपना परागकोश। और परागकोश में ये बताया था मैंने कि जो परागकोश होता है ये परागकोश द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित, बाइलोब्ड। द्विपालित मीन्स होता है कि इसमें 2 पालियां पाई जाती हैं और ये दोनों पालियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं। दोनों पालियां आपस में एक ऊतक से जुड़ी होती हैं और इस ऊतक को योजी कहते हैं। प्रत्येक पाली 2 गोलाकार कक्षों में बटी होती है। एक कक्ष ये है, एक कक्ष ये होता है, दूसरा कक्ष ये है और इसका ये कक्ष। इस प्रकार से 4 गोलाकार संरचना होती हैं और इन 4 गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। क्लियर? आगे चल के देखा गया कि लघु बीजाणुधानी है वो 2 भागों में बटी होती है। एक भाग होता है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी भित्ति, और एक होता है बीजाणु जन कोशिकाएं। इस प्रकार से 2 भाग होते हैं जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी भित्ति। और अंदर की तरफ, इस भित्ति के अंदर की तरफ, ये जैसे मान लीजिए ये भित्ति है, ये वॉल है, इस वॉल को कह देंगे अपन क्या? मान लीजिए इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल है, इसको कह देंगे अपन लघु बीजाणुधानी भित्ति। और इस भित्ति से घिरी हुई ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं भरी होती हैं और इन कोशिकाओं को कहते हैं लघु बीजाणु जन कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। यहां तक अपनी चर्चा हो चुकी थी
आगे चल के देखते हैं अपन लघु बीजाणुधानी भित्ति। आगे पॉइंट है लघु बीजाणुधानी भित्ति, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए लघु बीजाणुधानी भित्ति की चर्चा करें तो जैसे मैं एक सिंगल लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये गोलाकार स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर की ये जो बाहर वाले जो दीवार है, इस दीवार को कहते हैं अपन लघु बीजाणुधानी भित्ति। इसे कहेंगे अपन लघु बीजाणुधानी भित्ति। क्लियर। अब बात यह आती है कि जो लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर देखें अपन तो इस प्रकार से 4 स्तर होते हैं। ये वैसे दिखने में चारों स्तर एक ही परत के रूप में दिखाई देते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी यदि इन स्तरों को अपन से देखें तो बाहर से अंदर की तरफ काउंट करें, बाहर से यदि अंदर की तरफ काउंट करें तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं बाह्य त्वचा, जिसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर वाली जो परत होती है ये कहलाती है अंतस्तर, जिसको अपन कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और सबसे जो इसके अंदर की तरफ होती है इसे कहते हैं मध्य स्तर, जिसको अपन मिडिल लेयर कहते हैं। और सबसे अंदर जो होती है केंद्र की तरफ उसको कहते हैं अपन टेपिटम। टेपिटम। इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है, इस भित्ति में 4 स्तर होते हैं और 4 स्तर में यदि बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहर होगी बाह्य त्वचा, फिर होगा अंतस्तर, फिर होगा मध्य स्तर और फिर होगा टेपिटम। प्रिय छात्रों, कई बार एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लेता है कि लघु बीजाणुधानी की भित्ति में जो स्तर पाए जाते हैं उनका बाहर से यानी परिधि से केंद्र की ओर क्या स्तर पाया जाता है। आपको बाहर से अंदर भी पूछ सकता है या अंदर से बाहर भी क्रम पूछ सकता है, क्रम यही रहेगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बाह्य त्वचा होती है ये एकल परत के रूप में पाई जाती है, एकल परत के रूप में होती है और सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर होगी और एकल परत के रूप में होती है। और ये जो परत होती है वो सुरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सुरक्षा का। यानी इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो लघु बीजाणु पाए जाते हैं, जिन लघु बीजाणुओं का विकास होता है उन लघु बीजाणुओं को प्रोटेक्शन देती है कौन? बाह्य त्वचा उनकी सुरक्षा करती है। फिर आता है अंतस्तर, जिसको अपन एंडोथीसियम कहते हैं। अंतस्तर होता है, ये भी एकल परत के रूप में पाया जाता है, एकल परत के रूप में होता है, लेकिन इसमें एक मुख्य विशेषता होती है। क्या वो मुख्य विशेषता? ये होती है कि इस परत की कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है और वो जमाव होता है रेशेदार पट्टियों के रूप में। किसके रूप में होता है? रेशेदार पट्टियों के रूप में। किस आकार की संरचना में होता है? यू आकार की संरचना में होता है। ये एक डिफरेंट बात है, यहां समझने की बात है कि लघु बीजाणुधानी की भित्ति में जो एंडोथीसियम होता है उस एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भित्ति में अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ जमा होता है और यह पदार्थ रेशेदार पट्टियों के रूप में पाया जाता है। ये रेशेदार पट्टियां होती हैं, ये यू आकार में पाई जाती हैं। अब बात यह आती है कि इन पट्टियों का कार्य क्या है।
देखिए ये जो पट्टियां होती हैं ये आर्द्रताग्राही होती हैं। क्या होती हैं ये? आर्द्रताग्राही। अर्थात एनवायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, उसका अवशोषण करती है। जब ये जो पट्टियां होती हैं ये जब शुष्क अवस्था में आती हैं, शुष्क अवस्था का मतलब होता है जब इनको आर्द्रता नहीं मिलती, जब नमी नहीं मिलती है, उस कंडीशन के अंदर इन पट्टियों के अंदर तनाव कह दो या खिंचाव कह दो, खिंचाव उत्पन्न होता है। यानी जब ये पट्टियां सूखेंगी, जब इनको पानी नहीं मिलेगा तो इनमें खिंचाव होगा, और खिंचाव के साथ ही पराग कोश की जो भित्ति होगी वो स्फुटित हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। टूटने के साथ ही पराग कोश की जो पाले होंगी वो खुल जाएंगी, जिसे स्फुटन कहते हैं। अर्थात ये जो अंतस्थ स्तर होता है ये पराग कोश के स्फुटन में सहायक होता है। फिर आता है मध्य स्तर। देखो मध्य स्तर, ये दोनों जो स्तर होते हैं ये एकल परत के होते हैं, जबकि मध्य स्तर के अंदर 3 से 4 कोशिकाओं का बना मोटा स्तर होता है, यानी कोशिकाओं से बनी 3-4 परतें होती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? अल्पकालिक। कैसी होती है बेटा? अल्पकालिक। इस प्रकार से ये 3 स्तर होते हैं, इनके मैंने कार्य भी बता दिया। ये जो परत होती है ये परत भी किसका कार्य करती है? सुरक्षा का। तो तीनों परतों का मैंने आपको कार्य बता दिया। इसमें मेन जो है वो कौन सी है? अंत स्तर। सबसे अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है वो होता है टेपिटम, और टेपिटम एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी होता है। देखिए बात करते हैं, अब पॉइंट आता है आपका कि टेपिटम क्या है। पॉइंट है टेपिटम। एग्जाम बोर्ड में कई बार सीधा पूछता है कि टेपिटम किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, टेपिटम क्या है? आपका आंसर होगा टेपिटम पराग कोश की भित्ति में पाए जाने वाली आंतरिक परत होती है, सबसे भीतरी परत होती है, और उस सबसे भीतरी परत को अपन क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। फर्स्ट बात। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि ये जो लघु बीजाणु धानी भित्ति है, लघु बीजाणु धानी जो भित्ति है, इसकी सबसे आंतरिक परत, सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? टेपिटम। अब बात आती है, ये जो टेपिटम होता है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? इनकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है। सघन क्या होगा? जीव द्रव्य, यानी इनके जीव द्रव्य में पानी की कमी होती है, गाढ़ा होता है। और केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जब टेपिटम परिपक्व अवस्था में आता है, जब इसकी कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं, उस समय ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बहुकेंद्रकी हो जाती हैं, यानी एक कोशिका में केंद्रक की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये बहुगुणित भी हो जाती हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से टेपिटम की कोशिकाओं की विशेषता है कि टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है, बहुकेंद्रक होता है और बहुगुणित पाया जाता है। इस प्रकार के जो परत होती है, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं अपन टेपिटम। प्रिय छात्रों, टेपिटम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये टेपिटम होता है, ये जो 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम, और एक होता है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ये 2 प्रकार का टेपिटम होता है, एक होता है अमीबीय और एक होता है ग्रंथिल या स्त्रावी। प्रिय छात्रों, अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का टेपिटम पाया जाता है?
ग्रंथिल या स्त्रावी। तो सीधा कंपटीशन लायक प्रश्न है कि आवृतबीजी पादपों में टेपिटम पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है, स्त्रावी या ग्रंथिल। देखिए इनका मतलब ये होता है, इस टेपिटम का मतलब ये है कि इस टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा, देखो यहाँ पर स्त्रावी, सीक्रेटेड, स्त्रावी का मतलब किसी पदार्थ को स्त्रावित करना, निकालना। तो किसी पदार्थ का स्त्रावण करना क्या कहलाएगा, स्त्रावी कहलाएगा। ग्रंथिल का मतलब, यानी ग्रंथिल किसे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ का सीक्रेशन हो, यानी ग्रंथियां वो होती हैं जो किसी पदार्थ को स्त्रावित करती हैं, छोड़ती हैं, उसको कहते हैं ग्रंथिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेपिटम से कोई विशेष प्रकार का पदार्थ स्त्रावित होता है। और अमीबीय का मतलब ये होता है कि इस टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो अमीबीय गति दर्शाती है। कौन सी गति दर्शाती है, अमीबीय गति। अब बात ये आती है कि वैसे ये पॉइंट आपको पिछले लेसन में, मैंने लेक्चर में पढ़ा चुका था मैं, ये रिपीट हो रहे हैं आपके, और रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कई दिनों तक अपनी कक्षाएं नहीं हो पाए। देखिए टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं की विशेषता बताई मैंने कि ये कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य वाली होती हैं, केंद्रक स्पष्ट होता है, ये बहुकेंद्र की होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर, इन कोशिकाओं में गोलाकार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचना। और यह गोलाकार संरचना होती है, ये वसा से निर्मित होती है, वसा निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, वसा निर्मित, वसा की बनी होती है। इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं प्रोयूबिस्काय। क्या कहते हैं भाई, प्रोयूबिस्काय। मैं क्या कह रहा हूं, टेपिटम जो होता है, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में गोलाकार संरचना पाई जाती है जो वसा से बनी होती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं प्रोयूबिस्काय। इन प्रोयूबिस्काय के ऊपर, जो प्रोयूबिस्काय होता है, इनके ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोयूबिस्काय यानी गोलाकार संरचना है, इसको कहो कि आप प्रोयूबिस्काय, और इस प्रोयूबिस्काय के ऊपर, यहां पर इस प्रोयूबिस्काय के ऊपर एक पदार्थ जमा होता है। ये तो हो गया आपका प्रोयूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय। और इसके ऊपर ये जो पदार्थ है, ये है स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन है। जब प्रोयूबिस्काय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन जुड़ जाता है, उसके बाद ये जो संरचना होती है, ये कहलाती है यूबिस्काय। क्या कहलाती है, यूबिस्काय। और जो यूबिस्काय होता है, ये परागकण के, जो परागकण होता है, उस परागकण की बाह्य चोल या बाह्य परत बनाता है। क्या बनाता है, बाह्य परत बनाता है। इस प्रकार से आपको पता है कि प्रोयूबिस्काय है, प्रोयूबिस्काय पे क्या लगा, स्पोरोपोलिन पदार्थ, और स्पोरोपोलिन और यूबिस्काय दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यूबिस्काय। और यूबिस्काय होता है वो परागकण का बाह्य परत बनाता है या बाह्य चोल बनाता है। अब बात आती है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं कि स्पोरोपोलिन क्या है। देखिए स्पोरोपोलिन एक अविघटनीय कार्बनिक पदार्थ होता है। स्पोरोपोलिन क्या है, एक अविघटनीय कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये किसी भी एंजाइम से, किसी भी अम्ल से, ताप से, किसी के द्वारा भी विघटित नहीं होता है। ये स्पोरोपोलिन है, वो क्या करता है, वो जो परागकण होते हैं, इन परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कई बार एग्जाम में पूछता है, दो प्रकार से प्रश्न बनता है यहां पर। एक प्रकार से ऐसे पूछता है कि पादपों में परागकणों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित का मतलब उनको बचाता कौन है, तो वहां पर आंसर आता है स्पोरोपोलिन।
कई बार प्रश्न ये आता है कि पराग कणों को जीवाश्म के समान संरक्षित करने वाला पदार्थ होता है, कौन है? स्पोरोपोलिन। अर्थात स्पोरोपोलिन के कारण ही आवर्तबीजी पादपों के परागकण कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जीवन सक्षम बने रहते हैं, जनन सक्षम बने रहते हैं। अब बात आती है टेपिटम के कार्य। टेपिटम का कार्य, तो टेपिटम का मुख्य कार्य यह है कि लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु होते हैं, जो परिवर्तनशील जो लघु बीजाणु होते हैं, इन परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करते हैं? ये पोषण यानी भोजन प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। प्रिय छात्रों, यदि लघु बीजाणुओं के विकास से पहले ही टेपिटम नष्ट हो जाए, क्या कह रहा हूं? लघु बीजाणुओं के परिवर्तन से पहले टेपिटम नष्ट हो जाए तो वो परागकण या लघु बीजाणु जो होता है वो क्या हो जाता है? बंधे, अर्थात जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो ये टेपिटम का मुख्य कार्य है। प्रश्न पूछ लेता है कि टेपिटम का मुख्य कार्य बताइए, और टेपिटम का मुख्य कार्य होता है परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि यदि किसी पौधे में पुष्प की प्रारंभिक अवस्था में ही टेपिटम नष्ट हो जाए तो जनन क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रिय छात्र, आपको बताया मैंने, टेपिटम के कारण लघु बीजाणुओं का विकास होता है। यदि पुष्प की प्रारंभिक अवस्था में टेपिटम नष्ट हो जाए तो लघु बीजाणुओं का विकास नहीं होगा, और लघु बीजाणुओं का परिवर्तन नहीं होगा तो उनमें जनन की क्षमता भी नहीं आती है। अर्थात वो परागकण अंकुरित नहीं होंगे, जनन नहीं कर पाएंगे और उस मादा युग्म को निषेचित करने में असक्षम होंगे, अर्थात जनन की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से टेपिटम का जो पॉइंट था वो आज कंप्लीट हुआ। कल अपना जो पॉइंट होगा वो होगा बीजाणुजन कोशिकाएं, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। ओके।